हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन टॉप एसएससी रेलवे चैनल पर। मैं हूं मनोज पटेल और आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जितना भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, सारे के सारे एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। यहां पर अभिक्रिया में पहली अभिक्रिया जो रहेगी, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ ले कि रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि पदार्थ परस्पर अंतः क्रिया करके स्वयं से भिन्न रासायनिक गुण धर्म वाले उत्पाद उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको यहां डार्क कर दिया है रेड कलर, स्वयं से भिन्न। तो दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ अगर मिलेंगे, वो स्वयं से भिन्न पदार्थ बनाएंगे, तो वो जो अभिक्रिया कहलाएगी वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहां पर ये वाला पॉइंट आप लिख लेना कि स्वयं से भिन्न। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है H2+O2, ये अभिकारक कहलाता है। ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा अभिकारक रहेगा, ये वाला जो राइट हैंड साइड रहेगा वो कहलाएगा उत्पाद या कहलाता है प्रोडक्ट कहलाता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं गुणधर्म की, तो यहां ऑक्सीजन का गुणधर्म जो रहेगा, हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन का काम रहेगा वो आग लगाने का काम होता है। ऑक्सीजन आग लगाने में सहायक होती है, आग को लगाने में सहायक होती है। लेकिन अगर बात करें H2O की, मतलब जल की, तो जल का काम होता है आग को बुझाना। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें अभिकारक और उत्पाद के जो गुणधर्म है वो स्वयं से क्या रहेंगे, भिन्न रहेंगे, अभिकारक से भिन्न रहेंगे। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो अभिक्रिया कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद में यहां पर लक्षण के आधार पर परिवर्तन। तो यहां पर अभिक्रिया अगर कोई सी हुई है तो वहां पर क्या क्या चेंजेस आता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, वो सारे लक्षण पूछे जाते हैं। तो यहां पर पर्टिकुलर एक एक लक्षण देख लेंगे। तो पहला वाला है अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन। मतलब कोई सी भी अभिक्रिया अगर होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे अगर मैं बोलूं, ध्यान देना, ठोस अगर है, पानी है, ठोस अवस्था में है मतलब बर्फ में है, और बर्फ से बन गया पानी, पानी का जो फॉर्म रहेगा वो द्रव अवस्था रहेगा। तो यहां पर जो है अवस्था बदल गई है, ठोस से बन गया है द्रव। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ठोस का गुणधर्म, मतलब यहां पर भी H2O लिखूंगा इसके लिए मैं। द्रव की बात करूं तो यहां पर भी क्या लिखूंगा मैं, H2O लिखूंगा। तो यहां पर भी इसके गुणधर्म वही है और यहां पर भी गुणधर्म वही रहेंगे। मतलब यहां से एक चीज नोट कर लेना कि केवल और केवल अवस्था परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का कारण नहीं होता। क्या बोला, केवल और केवल अवस्था परिवर्तन, मतलब अगर केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, बर्फ से पानी का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। क्या रहेगा, भौतिक परिवर्तन। तो यहां पर हम लोगों ने एक चीज नोट कर ली कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में यह अवस्था परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि केवल और केवल अवस्था परिवर्तन से रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो यहां पर बोलेंगे नहीं, केवल वर्ड यहां पर यूज नहीं होगा। आगे बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो क्या पॉइंट होगा, तो सेकंड वाला पॉइंट है उत्पाद का रंग परिवर्तन। तो यहां पर जो कलर है वो बदल सकता है। आगे बात करें ध्वनि अथवा प्रकाश परिवर्तन। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ अभिक्रियाओं में ध्वनि निकलती है और कभी कभी प्रकाश भी निकलेगा। अगला है पदार्थ या गंध में परिवर्तन। तो अभिक्रिया में क्या रहेगा, किसी प्रकार की गंध आएगी। अगला वाला गैस उत्सर्जन। तो आपने देखा होगा बहुत जगह कि प्रयोगशाला में अगर कोई सी अभिक्रिया करवाते हैं तो वहां पर धुआं निकलता है, तो यहाँ पे गैस या धुआं उत्सर्जन होता है। अगला वाला ताप परिवर्तन, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपने अगर पुताई करी हो घर की तो वहां पर हम चूना यूज करते हैं, CO यूज करते हैं, उसमें पानी मिलाएंगे, तो वहां पर अगर आपने देखा हो कि बाल्टी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पॉइंट, तापमान में परिवर्तन। मतलब तापमान कभी कभी बढ़ता है और कभी कभी घट भी सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ लिया कि पदार्थ परस्पर अंतःक्रिया से स्वयं से भिन्न उत्पाद बनाएंगे। अभिकारक और उत्पाद का जो गुणधर्म रहेगा वो अलग अलग रहेगा।
लक्षण के आधार पर तो पहला वाला अवस्था में परिवर्तन होगा, ये एक पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट उत्पाद का रंग परिवर्तन हो सकता है। तीसरा वाला पॉइंट ध्वनि और प्रकाश में परिवर्तन हो सकता है। चौथा वाला पॉइंट पदार्थ गंध परिवर्तन हो सकता है। पांचवा वाला पॉइंट गैस उत्सर्जन हो सकता है। और आखिरी वाला पॉइंट ये है कि तापमान में परिवर्तन हो सकता है। आगे बढ़ें, अब पर्टिकुलर अभिक्रिया पे जाते हैं कि पर्टिकुलर कौन कौन सी अभिक्रिया आती है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर शब्द से आप पता चलता है कि संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा डेफिनेशन रहेगा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो वो जो अभिक्रिया कहलाएगी वो अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। अब यहां पर ध्यान देना, ये वाला पॉइंट टिक करो, दो तत्वों के बीच यहां पर अभिकारक की बात करें तो वो पर्टिकुलर दो तत्व भी हो सकते हैं। दो यौगिकों के बीच तो यहां पर पर्टिकुलर यौगिक हो सकते हैं, या फिर एक तत्व और एक यौगिक के बीच, मतलब यहां पर अगर बोले कि दो या दो से अधिक अभिकारक जिसमें दोनों के दोनों तत्व हो सकते हैं, दोनों के दोनों यौगिक भी हो सकते हैं, और एक तत्व और एक यौगिक दोनों हो सकता है, तो ये जो अभिक्रिया बनने वाली है वो कहलाएगी एडिशन रिएक्शन। A प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, जुड़ता तो है यहाँ पे, सीधी सी बात है। Mg मैग्नीशियम और Cl2 क्लोराइड जुड़ गया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। N2 2H3 जुड़ गया तो क्या बन गया, 2NH3 बन गया। C प्लस O2 CO2, 2Cu प्लस O2 2CO, H2 प्लस O मतलब H2। तो सिंपल दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत जैसे कि अगर बात करें यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसको पर्टिकुलर कुछ अलग नाम भी दिया हुआ है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर ध्यान देना कि ये जो अभिक्रिया है, दो या दो से अधिक उत्पाद अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे तो वो जो अभिक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। आगे बढ़ें, अगला वाला अभिक्रिया का नाम है वियोजन अथवा अपघटन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन वियोजन, तो यहां पर हम लोगों ने अभी पढ़ा संयोजन, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वियोजन। तो सीधी सी बात है, एकल उत्पाद का दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूटना, उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर मैंने बोला अभिकारक एक है, अभिकारक एक हो, और अगला इससे क्या हो गया, जो उत्पाद बनने वाले हैं वो अलग अलग टूट गए, तो ये हो जाएगा वियोजन कहलाएगा। अब यहां पर ध्यान देना कि वियोजन तीन प्रकार का होता है, पहला वाला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा वाला प्रकाश वियोजन, तीसरा वाला विद्युत वियोजन। सीधे सीधे डेफिनेशन रिलेट करेंगे कि ऊष्मा देकर अगर तोड़ेंगे किसी चीज को, ए से बी और सी में तोड़ेंगे तो ये कहलाएगा ऊष्मीय वियोजन। प्रकाश अपघटन, तो सीधी सी बात है, या प्रकाश वियोजन भी बोल सकते हैं उसको। तो यहां पर प्रकाश के द्वारा अगर एक अभिकारक दो उत्पादों में टूटेगा तो ये कहलाएगा प्रकाश अपघटन। अगला वाला विद्युत वियोजन की बात करें तो यहां पर विद्युत देकर तोड़ना, मतलब एकल उत्पाद रहेगा और एकल अभिकारक रहेगा और अलग अलग उत्पाद में टूटेगा तो ये कहलाएगा आपका विद्युत वियोजन, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया वियोजन का मतलब होता है टूटना, ऊष्मा देकर, प्रकाश देकर, या फिर आखिरी वाला जो रहेगा विद्युत देकर। एग्जाम्पल यहां पर पर्टिकुलर याद रख लेना, ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण क्या क्या हैं। तो यहां पर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ऊष्मा दिया तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो ये होता है चूना पत्थर, या फिर होता है संगमरमर, या फिर होता है चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। CaO क्या होता है, तो यहां पर ये होता है बिना बुझा चूना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ोगे ऊष्मा देकर तो वो बन जाएगा बिना बुझा चूना, और साथ में क्या रहेगा, कौन सी गैस निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बात करें, यहां पर 2KClO3 सॉलिड अवस्था में है तो टूट जाएगा, तो 2KCl अलग हो जाएगा,
3O2 अलग हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की ऊष्मीय वियोजन है। एग्जाम्पल याद कर लेना यहाँ पे। आगे बात करें यहाँ पर प्रकाश अपघटन, तो वही वाला प्रकाश वियोजन, सूर्य के प्रकाश से वियोजन होगा तो ये प्रकाश वियोजन कहलाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एज इट इज याद करो कि 2AgCl, तो ये 2Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2AgBr भी आता है, सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी क्या हो जाएगा, 2Ag अलग हो जाएगा, 2Ag अलग हो जाएगा, साथ में Br अलग हो जाएगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों के दोनों किसके उदाहरण हैं, तो ये उदाहरण रहेगा आपका प्रकाश अपघटन का, सूर्य के प्रकाश से वियोजन होगा। आगे विद्युत वियोजन की बात करें तो ये वाला एग्जाम्पल याद कर लेना आप। अगर मैंने बोला यहाँ पर एक बर्तन लिया, आपने एक कैथोड लिया, आपने एक एनोड लिया, यहाँ पर पानी है, H2O है, ये कैथोड है, और ये अगर मैंने बोला एनोड है, तो यहाँ पर अगर आपने विद्युत प्रवाहित की तो यहाँ पर जो कैथोड है वहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और जो एनोड है यहाँ पर रहेगा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि 2H2O अगर आपने विद्युत दिया तो ये 2H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो रहेगा वो जुड़ जाएगा कैथोड के ऊपर, जो ऑक्सीजन जो रहेगा वो जुड़ जाएगा एनोड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ये हम लोगों ने वियोजन पढ़ लिया। आगे बढ़ें। अगला है प्रकाशिक अपघटन या प्रकाशीय वियोजन। तो सीधी सी बात है, वही वाला एग्जाम्पल है, बस मैंने नाम बता दिया, नाम अलग कर दिया। प्रकाशीय अपघटन की बात करो तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को सूर्य के प्रकाश में, तो वही वाली तो बात है, मैंने डबल इसको ले लिया गलती से, तो ये वही वाली बात 2AgBr 2Ag+Br2, सीधी सी बात है। सिल्वर क्लोराइड हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 2Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से 2AgBr 2Ag अलग होगा, Br2 क्या हो गया, अलग हो गया। दोनों के दोनों प्रकाश वियोजन के उदाहरण हैं, याद कर लेना। आगे बढ़ें। जो सिंपल सिंपल है उसको आगे बढ़ाते चलेंगे, जहां पर ऐसा लगेगा कि समझाना चाहिए डिटेल में वह बता दूंगा मैं आपको। अगला है ऊष्माक्षेपी, तो यहां पर भी आप नाम से याद कर सकते हो उसको, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब ऊष्मा होता है, एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना। तो यहां पर ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है मतलब ऊष्मा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया दूसरी होती है, ये ऊष्माक्षेपी है, दूसरी वाली अभिक्रिया रहेगी ऊष्माशोषी। तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। ये डेफिनेशन तो आपको याद है, बस यहां पर करना क्या है, यहां पर हमारा काम रहेगा एग्जाम्पल को याद करना। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो C+O2 = CO2, मतलब यहां पर ऊष्मा बाहर निकली, इसका मतलब यह है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दे करके थोड़ा सा अलग दे देगा। यहां पर क्वेश्चन आएगा किस प्रकार से, तो यहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कार्बन को जलाने पर या फिर कोयले को जलाने पर कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो यहां पर कोयले की बात करें या कार्बन की बात करें तो उसमें होता है कार्बन। ऑक्सीजन की बात करें तो यहां हमको याद करना है किसी को भी जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हम रिलेट करेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को अगर क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और वहां पर क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। तो यहां हम याद करेंगे कि लकड़ी को जलाने पर या कोयले को जलाने पर ऊष्मा निकलती है, साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां आप लोग रिलेट करना, जैसे कि हम पुताई करते हैं तो हम यूज करते हैं चूना पत्थर, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये है चूना, हम चूना यूज करते हैं, ठीक है, चूना, या फिर इसको बोलते हैं क्विक लाइम, या फिर इसको बोलेंगे बिना बुझा चूना, चूना बोलेंगे या फिर बोलेंगे बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना मतलब इसमें पानी नहीं है,
बुझा हुआ मतलब पानी है, बिना बुझा मतलब पानी नहीं है। तो यहां पर रिलेट करना कि बिना बुझा हुए पानी चूने में आपने पानी मिला दिया तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे बुझा हुआ चूना। आप लोग रिलेट करना, जिसमें पानी नहीं है वो कहलाएगा बिना बुझा चूना, जिसमें पानी है वो कहलाएगा बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पानी नहीं है तो ये बिना बुझा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, दो दिख रहा है, H2O पानी होता है, इस तरीके से रिलेट कर लेना, तो ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझे चूने में पानी डालेंगे तो वहां पर आपने देखा होगा टेम्परेचर बढ़ जाता है और गैस निकलती है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा निकलेगी मतलब क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार से CH4 मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा, साथ में ऊर्जा मुक्त होगी। तो याद कर लेना कि मीथेन और ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, पानी बनेगा और साथ में ऊर्जा बाहर निकलेगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद में यहां पर यह अभिक्रिया आपने देखी होगी पहले भी, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज अणु होता है, इसे क्या बोलेंगे हम, ग्लूकोज अणु होता है, वो ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज अणु का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर छोड़ते हैं, साथ में पानी मूत्र एवं पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है, साथ में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी, या फिर हमको इसको इस तरीके से बोलते हैं 38 ATP ऊर्जा निकलती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से आप बोलेंगे कि हमारे शरीर के अंदर हम ग्लूकोज लेते हैं और ऑक्सीजन जो हम सांस से लेते हैं वो क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे, पानी पसीना मूत्र के साथ में बाहर निकलेगा और साथ में हमारे कार्य करने के लिए ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। तो ये ऊर्जा मुक्त हुई है तो ये कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सीधे सीधे याद कर लो, कोयले का जलना, बिना बुझे चूने में पानी मिलाना, मीथेन गैस में ऑक्सीजन मिलाना और हमारे शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण, किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, तो ये रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वही वाली बात कि यहां पर क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, तो यहां पर भी वही करना है आपको, बस ध्यान रखना है एग्जाम्पल का। 2HBr तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फेरस सल्फेट की बात करें तो Fe2O3 अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो याद कर लेना, अब यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है FeSO4 अगर टूटेगा तो यहाँ पर बन जाएगा Fe2O3, साथ में SO2 अलग हो जाएगा, साथ में SO3 अलग हो जाएगा। अब ध्यान देना कि यहाँ पर दो रहेगा, ये अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे Fe लिखा है, यहाँ पे SO4 लिखा है। आप लोग गलती से क्या करेंगे, Fe अलग कर देंगे, SO4 अलग कर देंगे, इसीलिए वो गलती करवाना चाहेगा। तो यहाँ पर देख लो जल्दी से कि 2FeSO4 मतलब Fe2O3 अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये अलग हो जाएगा। ये एक प्रकार की ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब यहाँ पर ये होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर को अगर आपने वियोजित किया तो यहाँ पर क्या बन गया, ये हो गया बिना बुझा चूना, अभी बताया था, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, मतलब यहां पर होगा ऊष्मा का अवशोषण। अगला सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों अभी हम लोगों ने देखा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। दोनों की दोनों अभिक्रियाएं कैसी होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। चलो एक बार ध्यान दें, फेरस सल्फेट वाला बताया आपको मैंने अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर वाला बताया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बताया। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं रहेगी वो रहेगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये एग्जांपल वो भी याद कर लो, 2PbNO3 2PbO4NO2 प्लस O2, तो ये जो रहेगा आपका एक प्रकार का ऊष्माशोषी अभिक्रिया रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार ध्यान दे दो। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में किसका यूज होता है? तो यहां पर यह यूज होगा सिल्वर ब्रोमाइड का। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए फोटोकॉपी या फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी या फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? तो हम बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है। अगला है सफेदी करना CaO विलयन का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर आप ध्यान देना कि हमारे घर जो पुताई होती है तो हम क्या करते हैं, CaO मतलब बिना बुझा चूल्हा लेते हैं, उसके अंदर पानी मिलाते हैं, तो यहां पर ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब ये होता है बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना। अब ये जो बुझा हुआ चूना रहता है CaOH का होल ट्वाइस, अब ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में पानी अलग कर देगा। ध्यान देना मैंने क्या बताया, हमने क्या लिया? बिना बुझा चूना लिया, हमने लिया बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, हमने उसमें पानी मिलाया तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बाल्टी में जो कलर है पुताई के लिए वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। इसको हमने पुताई कर दी। पुताई करने के बाद में यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करेगी तो यहाँ पर ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने देखा होगा कि दीवार पर एक पतली सी पपड़ी, सफेद कलर की पपड़ी आ जाती है और जो चमक आती है वो कारण क्या रहेगा? चमक का कारण रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो बाहर जो परत रहेगी वो रहेगी कैल्शियम कार्बोनेट की और साथ में पानी बाहर निकल जाएगा। ये ध्यान देना। आगे बात करें तो विलयन कौन सा रहेगा? CaO का विलयन, कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन शुरुआत में। अभिक्रियाओं का संतुलन करने के लिए एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो यहां पर ध्यान दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही वाली बात, ये यहां पे बताया मैंने आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर, चौक, इस तरीके से चूने का पत्थर। H2O पानी बाहर निकल जाएगा। जिंक और AgNO3 क्या हो जाएगा? तो Zn और Ag अपना स्थान चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, साथ में 2Ag हो गया। एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड की बात करें तो क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड और K2SO4 क्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको संतुलित कर लेना। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, अभिक्रिया को संतुलित करो, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला अभिक्रिया हुआ विस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन से सीधे सीधे क्लियर हो जाता है हमको कि विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां पर सीधे बोला जैसे कि AB है, ये CD है, तो यहां पर क्या हो गया? A मिल गया C से, क्या बोला? A मिल गया C से और B मिल गया D से, विस्थापन हो गया। यहां पर सिंपल वाला AX है प्लस B है तो मैंने बोला BX हो गया, A अकेला हो गया, तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि यहां क्या बोला है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेगा। अब गुरुजी अधिक क्रियाशील तत्व क्या रहेगा, कम क्रियाशील तत्व क्या रहेगा? तो यहां पर याद करवाया था मैंने पहले वीडियो, अगर आपने देखे होंगे, के नाली Cm, A to Z, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सॉरी मरकरी, चांदी और ये जो सोना है, ये जो रहेगा क्रम रहेगा, ये क्रम होता है यहां पर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है और यहां पर सबसे कम क्रियाशील तत्व या धातु बोल सकते हैं इसको। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? पोटेशियम रहती है और धीरे धीरे जब नीचे आएंगे तो अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। आपने याद किया था ट्रिक से, के नाली Cm मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, AZ, A टू Z का मतलब होता है एल्यूमिनियम और जिंक होता है। लोहा लेड साथ में याद करना है।
हाइड्रोजन को अलग याद कर लिया और चा को अलग याद कर लिया, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना। आगे बात करें तो यहां पर बोला गया है कि यहां अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर लेगी। तो यहां पर ऊपर वाला जो रहेगा हमेशा अधिक क्रियाशील रहेगा, अगर तत्व इसी के नीचे रहेगा तो ये कम क्रियाशील तत्व रहेगा। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर अगर मैं यहां पे ध्यान दूं, ये वाला, ये लोहा है, ये कॉपर है, तो यहां पर बताइए कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो यहां पर लोहा यहां पर आता है, कॉपर यहां पर आता है, तो जो ऊपर वाला रहेगा वो ज्यादा क्रियाशील है, नीचे वाला क्या रहेगा, कम क्रियाशील रहेगा। तो जो लोहा है इसका स्थान ले लेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Cu हो जाएगा प्लस FeSO4 हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं, इसको सिंपल है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगली वाली अभिक्रिया की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया, एक तत्व एक यौगिक Zn Cu, अब इसको कर लो ZnSO4, Cu अलग हो गया, यहाँ पे PbCl2 Cu अलग हो गया। क्रियाशीलता का जो क्रम बताया मैंने आपको ये लिख दिया, यहाँ पे नोट कर सकते हो आप लोग। अब यहीं पे अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो इस तरीके से पढ़ा था, Ax प्लस बी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या होता था, Bx होता था, साथ में A अलग हो जाता था। लेकिन अगर बोला AB है, यहाँ पे CD है, तो यहाँ पे A हो जाएगा C के साथ में, B हो जाएगा D के साथ में, इस तरीके से कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर Na2SO4 BaCl2, तो यहाँ पर Na2 की बात करें तो एक प्रकार का क्षार रहेगा, तो ये किससे क्रिया करेगा, ये करेगा आपका Cl से, मतलब Na की बात करें तो सोडियम होता है, Cl की बात करें तो क्लोराइड होता है, क्लोरीन होता है। ये होता है आपका धातु और ये होता है आपका अधातु, ठीक है। तो ये Na किससे क्रिया करेगा, Cl से क्रिया करेगा, तो Na2 और ये Cl2 अलग अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2NaCl हो गया, और यहाँ पर SO4 ये Ba हो जाएगा, तो BaSO4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेट कर लेना, Cl को एक तत्व चाहिए रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर बात करें सोडियम की, तो सोडियम के ऊपर +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, तो ये आपस में क्रिया करेंगे इस तरीके से। NaOH और H2SO4 Na2SO4 साथ में H2 अलग बन गया, तो ये एक प्रकार की क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोनों जो उत्पाद हैं यहाँ पर अपना स्थान बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़े, अगला वाला अभिक्रिया है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो यहां पर अगर आपने इसको नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है यहां पर, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहां पर बोला है उन कार्बनिक अभिक्रियाओं को पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं जिनमें किसी अणु का कार्बन स्केलेटन ढांचा बदलकर मूल अणु का एक संरचनात्मक समावयवी बनाता है। तो यहां पर इतनी बड़ी डेफिनेशन है, सीधे सीधे समझना है इसको, कि यहां बात करें तो यहां पर भी नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, और यहां पर कार्बन कितना है, तो कार्बन 1 है। यहां की बात करूं नाइट्रोजन कितने हैं, तो यहां पर 1 और 1 2 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहां पर 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। कार्बन कितना है, तो कार्बन 1 हो गया। ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 1 है, यहां पर भी 1 है। मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि जितने भी तत्व हैं सारे के सारे संख्या में बराबर हैं, लेकिन इसका जो ढांचा है वो अलग अलग है। तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो NH4 + CNO, तो ये कहलाता है NH2CONH2, इसी को हम बोलते हैं यूरिया। क्या बोलेंगे इसको, यूरिया बोलेंगे। तो ये हो गया डन। आगे बढ़े, आगे अगली वाली अभिक्रिया कौन सी है, अगली वाली अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो सीधी सीधी बात है, तो यहां पर लिखा हुआ है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां बोलेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमको पता है कि जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाएंगे, तो सूर्य के प्रकाश में भोजन जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलो, तो यहां पर आपको इसका संतुलन आना चाहिए। यहां पर ये तो नहीं पूछेगा वो कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, ये क्या पूछेगा, यहां पूछेगा संतुलन। तो यहां पर हमको पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं,
साथ में जड़ों से पानी लेंगे। और यहाँ पर आपने स्कूल में लिखते थे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, आपने सबने बनाया होगा इस तरीके से। यहाँ पर आप लिखोगे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और यहाँ हम लिखते थे पहले C6H12O6 ग्लूकोज अणु बनेगा। साथ में क्या बनेगा, तो साथ में ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और साथ में पानी भी निकलेगा, इसको मत भूल जाना, ठीक है। तो ये बन गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी लिया, ग्लूकोज अणु बनाया, ऑक्सीजन बनाया और पानी बाहर निकल गया। अब इसके बाद में यहां पर आपको इसको संतुलित करना है। तो ध्यान दो, संतुलित करने का तरीका क्या है। तो यहां पर याद करना, कार्बन 6 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 6 रहेगा, पानी जो रहेगा 12 रहेगा, यहां पर 6 रहेगा, यहां पर 6 रहेगा। एक अभिक्रिया और पूछी जा सकती है कि बताओ मानव शरीर में जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है वो अभिक्रिया कैसी होती है। तो यहां पर ध्यान दो, हम क्या करते हैं, हम C6H12O6 का ग्रहण करेंगे और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन हो रहेगी, वो क्रिया करेगी, और ये जो काम होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर हम CO2 गैस को मुक्त करेंगे, साथ में H2O के फॉर्म में पानी और मूत्र निकलेगा, साथ में 673 कैलोरी एनर्जी निकलेगी। यहाँ पर आपको किस तरीके से संतुलित करना है, ध्यान दो। यहाँ पर ग्लूकोज को छोड़ के जितने भी यौगिक दिख रहे हैं उसके सामने आप लगा दोगे 6। यहाँ पे 6 लगा दिया, यहाँ पे 6 लगा दिया, यहाँ पे 6 लगा दिया। मैंने बोला ग्लूकोज के अलावा जितनी जगह है वहां पर आपने यौगिक के सामने क्या लगा दिया, 6 लगा दिया। यहां पर भी 6 लगा दिया, यहां पर भी 6 लगा दिया, यहां पर भी 6 लगा दिया, संतुलित करने के लिए। मात्र यहां पर आपको 12 लगाना है, ध्यान रखना। मानव में भोजन बने या प्रकाश में भोजन बने, मानव में भोजन का पाचन हो या प्रकाश में, पौधों में भोजन का पाचन हो, तो वहां पर हमेशा क्या लगाओगे, यौगिक में 6 लगाओगे। बस यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जो पौधे हैं भोजन बनाएंगे तो वहां पर पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। इसका मतलब यहां पर रिलेट कर लेना कि पौधों को पानी ज्यादा लगता है, मतलब 6 का डबल लगेगा, 12 लगेगा। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लेना। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। आगे अभिक्रियाओं का नाम है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, तो इंग्लिश में बोलेंगे रिवर्सिबल, और इसको बोलेंगे इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल और क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, तो यहां पर बोलेंगे वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, अर्थात जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण होता है। तो मैंने बोला बर्फ से बनाया पानी और पानी से बनाया बर्फ, तो यहां पर क्या बोलेंगे, उत्पाद से अभिकारक बना, अभिकारक से उत्पाद बना। तो दोनों जो अभिक्रियाएं हो गई, मतलब इधर डायरेक्शन में भी हो गई और इधर डायरेक्शन में भी हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, रिवर्सिबल, जिसको रिवर्स कर सकते हैं। इसका उल्टा जिसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल। तो यहां पर N2 + 3H2 बराबर 2NH3 होता है, और 2NH3 को अगर तोड़ेंगे तो N2 और 3H2 बन जाएगा, तो ये कहलाएगा रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कहलाएगा। और यहां पर CH4 मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के बनेगा और साथ में 2H2 बनेगा, और ये कहलाएगी आपका इरिवर्सिबल। इतना ही आपको याद करना है, ज्यादा नहीं याद करना। आगे बढ़ें। अब यहां पर आया आपकी सारी अभिक्रियाएं एक तरफ है, और इसके बाद में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया ये अलग। तो यहां पर आपने जितना भी पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, क्योंकि रुकना यहीं पर है बच्चों ने। तो यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो यहां पहली बात तो ये कि माइंडसेट बना लो कि ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इसका उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया। जितना बोलता हूं उतना ध्यान देना। ऑक्सीकरण इंग्लिश में बोलेंगे इसको ऑक्सीडेशन, और अपचयन मतलब होता है रिडक्शन। हिंदी वाला नहीं याद हो तो इंग्लिश वाला याद कर लो, ये वर्ड हमेशा रिपीट होगा ही होगा। तो
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है डिडक्शन। अब यहां पर मेरा फंडा एक रहेगा हमेशा से कि हम कभी भी अगर दो पहलू हैं तो एक पहलू को याद करोगे तो रटना या फिर याद करना आसान हो जाता है। हम याद करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। चलो याद करते हैं। तो यहां पर बोला ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यह सिंपल सा डेफिनेशन होता है, आपने भी पढ़ा होगा, अगर गलती से स्कूल में पढ़ लिया हो तो क्या बोलेंगे कि ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो मैंने सिंपल सा याद कर लिया, ऑक्सीकरण क्या होता भैया, तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। अब मैं अपचयन का नहीं बोलूंगा, रिडक्शन का नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर ये जुड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टूटना या निकलना, और ये निकल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, जुड़ना। आया कि नहीं आया? तो दोनों नहीं याद करना, हमने एक ही याद करना है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। इसके बाद में यहां पर ये चीजों को ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर इंग्लिश में बोलेंगे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर कोई सा भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो अपने आप में ऑक्सीकृत हो जाता है। आगे बढ़े पढ़ेंगे हम। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन का त्याग की बात करें तो धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती है और अधातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ठीक है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती है और आपका अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। चलो इसको मैं रफ कर दूं पूरा। अब यहां पे हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो भैया ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन का निकलना होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो यहां पर याद कर लो, मैंने बोला कोई सा भी तत्व है, जैसे मैंने बोला सोडियम हो गया, सोडियम के परमाणु क्रमांक 11 होता है। इस तरीके से अगर आपने लिखा 2,8,1, आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर लेगा, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। तो यहां पर ये अगर अलग हो गया तो ये क्या चढ़ा लेगा, अपने ऊपर प्लस चढ़ा लेगा। कोई सा भी तत्व या कोई सी भी धातु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो वो उतने ऊपर प्लस चढ़ा लेगी। तो यहां पर मुझे पता है कि आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण हो जाएगा यहीं पे, क्योंकि आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो उसको आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा 1 है, एक्स्ट्रा 1 निकाल दिया, तो ये जो रहेगा 1 रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए उतने उसके ऊपर प्लस चढ़ जाते हैं, जितना आप दान दोगे उतना आपके ऊपर प्लस चढ़ जाएगा। इस तरीके से रिलेट करना। तो यहां पर Na प्लस हो गया, तो यहां पर सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। आया कि नहीं आया? आगे हम इसको और रिलेट करेंगे। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्याग और धन आयन का जुड़ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, आपने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो आपके सर के ऊपर क्या आ गया, तो धन आयन का जुड़ना। क्या बोलेंगे, धन आयन का जुड़ना। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है, तो इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। मैंने बता दिया, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। उदाहरण के लिए, जब कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यहां पर कार्बन में, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कार्बन और ऑक्सीजन को, अगर आपने कार्बन को जलाया तो जलाओ कैसे, ऑक्सीजन की सहायता से जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा और ऊष्मा भी मुक्त होगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है और ऊष्मा क्षेपी के साथ में ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होगी। तो हम लोगों ने बोला कि ऑक्सीजन का जुड़ना, तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। उसी प्रकार से मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये
मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। वही वाली बात, कॉपर के साथ में अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, फेरस लोहे के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये भी कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आखिरी वाला हमने बताया मैंने आपको, यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ, भोज्य पदार्थ का, मतलब किसका, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। तो सीधी सी बात हो गई, ऑक्सीकरण हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण तो हो गया, यहाँ पे लिखा है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग, चलो यहाँ पर स्लाइड नहीं है वाली, बता दूं मैं आपको, यहीं पे बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया सोडियम का, उसी प्रकार से अगर मैंने बोला एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है। तो यहाँ पर 2 रहेगा, अगली कक्षा में 8 रहेगा, अगली कक्षा में 3 रहेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मुक्त कर देगा, साथ में एल के ऊपर क्या हो जाएगा, 3 प्लस चढ़ जाएगा। तो अगर ये अभिक्रिया पूछ ली कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया, यहाँ तो ऑक्सीजन की बात हो रही है, ना ही हाइड्रोजन की बात हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। यहाँ पे पहले 13 इलेक्ट्रॉन थे, अभी इसकी बात करें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, त्याग दिए। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का त्याग, धनायन की वृद्धि एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल लाऊंगा आपके सामने। अपचयन, तो मैंने बोला अपचयन तो पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं, ऑक्सीकरण का अगर आपको ऑक्सीकरण समझ में आ गया है तो अपचयन क्लियर हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग रिलेट करेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना, तो मैंने बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना था, तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास, मतलब ऑक्सीजन का निकलना हो गया। अगले में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन में निकलना था, तो यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया। तो कभी भी ऐसी अभिक्रिया दिखेगा तो क्या बोलेंगे, ये अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन है। उसी प्रकार से यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग था, तो यहां पर क्या जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। साथ में उसमें धनायन का आना था, धनायन में वृद्धि था, उसमें क्या था, धनायन में वृद्धि था, तो इसमें क्या बोलेंगे, धनायन में कमी, या फिर क्या बोलेंगे, ऋण आयन में वृद्धि। और आया कि नहीं आया, इसमें क्या बोलेंगे, ऋण आयन में वृद्धि। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण का उल्टा, अपचयन। यहां पर याद कर लो, कोरोजन, रेंसिडिटी किसका उदाहरण है, तो कोरोजन और रेंसिडिटी रहेगा अपचयन का उदाहरण। आगे, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, तो यहां पर आपने अगर पढ़ा हो तो ये अलग शब्द होता है, रेड अलग होता है, या ऑक्स अलग होता है। रेड मतलब होता है आपका रिडक्शन, ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों मिलके क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेडॉक्स का मतलब होता है वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होगा, तो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद में यहां पर आपके लिए मैं सारे के सारे एग्जाम्पल लेके आया हूं, एग्जाम्पल सारे के सारे यहां पर आपके सामने हैं। ये एग्जाम्पल आप एज इट इज याद कर लो। यहां पर H2S है, Cl2 है, S अलग हो गया, 2HCl अलग हो गया। तो यहां पर ध्यान दो, हाइड्रोजन और सल्फर साथ साथ में है, तो यहां पर मैंने बोला सल्फर अलग हो गया। हाइड्रोजन का टूटना क्या कहलाता है, तो मैंने बोला हाइड्रोजन का जो टूटना होता है वो कहलाता है रिडक्शन। यहां पर क्या हो गया, क्लोरीन अलग था तो यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां आप बोलेंगे हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, तो सीधी सी बात है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहां पर हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा। आया कि नहीं आया,
हाइड्रोजन निकला यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। तो दोनों अभिक्रियाएं एक साथ मिल गई आपको। अब यहाँ पर एक वर्ड और यूज होता है, एक होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकरण है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेंट एजेंट बोलते हैं इसको। और यहां पर एक होता है आपका अपचायक, जिसको बोलते हैं रिडक्टेंट, रिडक्टेंट एजेंट। तो ये ऑक्सीडेंट एजेंट और रिडक्टेंट एजेंट, ये क्या होता है? तो यहां तो आपने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन निकला है, मतलब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन अभिक्रिया हो गई। तो यहां पर आप याद रखना, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर ध्यान देना, यहां पर बोला कि यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो रहेगा सल्फर में बदला है। तो यहां पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है? यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहां पर ध्यान दो, जहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो जो ऑक्सीकृत हो रहा है वही क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अपचायक, जिसको बोलेंगे अपचायक को इंग्लिश में रिडक्टेंट एजेंट। और इसी का उल्टा, जहां पर रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर जो कहलाएगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेसिंग एजेंट। दोनों चीजें अलग अलग हो गई है। मैंने बोला था आपको ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। डन। अब यहां पर आपको क्लियर करना है कि जहां पर ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा, और जहां पर अपचयन होगा वहां पर वो जाएगा ऑक्सीकारक। यहां पर ऑक्सीकरण हुआ था, तो ये जो H2S था वो क्या हो गया? वो हो गया रिडक्टेंट एजेंट, मतलब ये हो जाएगा अपचायक। यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ आपका अपचयन हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेसिंग एजेंट। दोनों उल्टा हो जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या बोलेंगे? काम हो जाएगा उल्टा। इसी प्रकार से यहां पर देखो ZNO है, तो यहां पर Zn अलग हो गया, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब ये हो जाएगा रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। यहां पर मैंने बोला कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? तो यह हो जाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो यहां पर क्या हुआ है? तो यहां पर ZNO का रिडक्शन हुआ है, तो ZNO क्या कहलाएगा भैया? तो ZNO क्या कहलाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका ऑक्सीडेसिंग एजेंट कहलाएगा। और यहां पर क्या कहलाएगा? ये रिडक्शन हुआ है, तो यहां पर रिडक्शन होने के साथ साथ ये कहलाएगा आपका, एक मिनट, हाँ, यहां पर क्या हुआ है, एक मिनट, थोड़ा सा क्या हो गया कि ये रफ कर दूं मैं सारा, तो एक बार और क्लियर कर देंगे अच्छे तरीके से। यहां पर देखो ध्यान दो, जिंक ऑक्साइड बना, जिंक ऑक्सीजन निकला है, तो यहां पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन। इसके बाद में यहां पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहां पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। यहां पे क्या करना है, यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिडक्शन किसका हुआ है? तो यहां पर रिडक्शन हुआ है ZNO का, जिसमें क्या हो गया है? ऑक्सीजन निकल गया है, तो यहां पर रिडक्शन हुआ है, तो यहां क्या कहलाएगा? ये ऑक्सीडेसिंग एजेंट कहलाएगा। यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहां पर ये कहलाएगा रिडक्शन एजेंट कहलाएगा। आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। इसी प्रकार से यहां पर वही वाली बात, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन था, तो यहां पर कॉपर अलग हो गया है, H2O साथ में बन गया है, तो यहां पर पहले वाले में क्या हो जाएगा? पहले वाले में हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना, तो ये हो जाएगा रिडक्शन। और ये वाला जो रहेगा यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसके अलावा और एक न्यूमेरिकल और चीजें और क्या आती है, तो यहां पर रिलेट करना, क्वेश्चन आता है ऑक्सीकरण संख्या की गणना। तो हम लोगों ने अभिक्रिया देख ली है, अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या की गणना किस तरीके से करते हैं। एक मिनट, ठीक। इसके बाद में यहां पर ध्यान दो, ऑक्सीकरण संख्या की गणना की बात करें तो यहां पर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 16, वर्ग 17,
तो क्वेश्चन अगर आ गया कि बताइए ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो किस तरीके से आपको करना है। तो यहां पर याद कर लो, अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो आपको दिख रहा होगा कि वर्ग 1 लिखा है, यहाँ पे वर्ग 2 लिखा है, वर्ग 16 लिखा है, वर्ग 17 लिखा है। तो जो सीधी लाइन एक रहती है वो वर्ग कहलाती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, ठीक है, और 7 आवर्त हैं। ये हमको थोड़ा सा जीके जनरल नॉलेज हो गया होगा। अब वर्ग 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, तो वर्ग 1 में एलिमेंट रहेगा हे, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ये सारे एलिमेंट रहेंगे वर्ग 1 के। दूसरे वर्ग के एलिमेंट क्या है, तो बेटा, मांगे, क्या रहेगा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये हम लोगों ने देख लिया एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। अब यहां पर वर्ग नंबर 1 का कोई सा भी एलिमेंट अगर पूछ ले कि ऑक्सीकरण नंबर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी का भी अगर पूछ ले, तो यहां पर आपका आंसर आना चाहिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 1 ना होता है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितना हो जाएगा, 1 होता है सबका। अगला वाला वर्ग 2 से पूछे तो वर्ग 2 में क्या बोलेंगे, वर्ग 2 में 2 होता है, वर्ग 1 में 1, वर्ग 2 में 2। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। आपने वैलेंसी नाम सुना होगा, वैलेंसी हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। तो सीधी सी बात है, जितनी वैलेंसी है उतना ही वर्ग का नंबर है और उतना ही क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। इसके बाद में वर्ग 16 की बात करें तो वर्ग 16 में क्या आता है, तो वर्ग 16 में आता है ऑक्सीजन, ओ स्टाइल से टीपो। आपने अगर याद किया हो तो यहां पर ऑक्सीजन का याद कर लो बस मात्र। ऑक्सीजन के बारे में अगर पूछ ले कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो यहां पर रहेगा 2। ऑक्सीकरण नंबर कितना रहेगा, 2 रहेगा। अगर आपको पता हो कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका 8 होता है, तो 2 और 6 रहता है। आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब कितने माइनस, तो यहाँ पे 2 माइनस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2, इसका 1, इसका 2 और इसका भी 2। वर्ग नंबर 17 की बात करें तो यहां पर इसको बोलते हैं हेलोजन समूह। क्या बोलेंगे इसको, हेलोजन समूह बोलेंगे। और उसकी संयोजकता की बात करें तो यहां पर कितना होता है, तो यहां पर आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, एसिटीन की, सबकी कक्षा में, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। सबकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब यहां पर सबके ऊपर कितना माइनस चढ़ जाएगा, 1 माइनस चढ़ जाएगा। तो हेलोजन समूह में कितने माइनस, तो 1 माइनस। 1 माइनस मतलब कितनी इसकी ऑक्सीकरण नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका 1 रहेगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, 1 और 2। वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 17, तो उसमें भी रहेगा आपका, वर्ग नंबर 16 की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे रहेगा 2 रहेगा। वर्ग नंबर 17 की बात करें तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पर माइनस की बात करें, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब पर्टिकुलर अगर आपसे पूछ लिया कि ध्यान दो, पर्टिकुलर अगर सोडियम अगर यहाँ पे दिया, मैंने बोला NaCl लिखा हुआ है, आपको निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिस तरीके से NaCl अगर लिखा होगा तो आपको मैंने बताया कि जो सोडियम है वो वर्ग नंबर 1 है, हेलिना की रफ से फरियाद है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। आ गया कि नहीं आया। आगे बात करें क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन अगर पूछ लिया कि बताओ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने बताया कि उसका भी कितना होता है, 1 होता है, दोनों का 1 1 होता है। आगे बढ़ें, लेकिन अगर बोल दिया कि बताओ पर्टिकुलर Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो यहां पर पर्टिकुलर अगर Na बोला तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। यहां पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 0 है। लेकिन अगर बोल दिया कि बताओ, यहां पर लिख दिया Na प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो यहां पर इसने क्या किया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। इसके अंदर कितना है, इसके अंदर 11 है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दान दे दिया और 1 इसके ऊपर प्लस चढ़ गया। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1 होगा। और आया कि नहीं आया,
हम लोगों ने क्या क्लियर कर लिया, हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि अगर पर्टिकुलर साथ में दिया रहेगा तो जिस तरीके से बताया था, वर्ग नंबर 1 का 1, 2 का 2, 16 का 2 और 17 का 1, ये याद कर लिया। उसी प्रकार से अगर इस तरीके से अलग अलग दिया रहे तो अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, Cl अगर सिंपल रहेगा तो वो रहेगा 0 रहेगा, लेकिन Cl के ऊपर अगर एक माइनस रहा तो एक माइनस क्या बताता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 1 रहता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया डन, आपको मैंने समझा दिया है। अब यहां पर ध्यान देना आप लोग सभी लोग, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि बताइए, जैसे बोला H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ तत्व ऐसे रहेंगे जो आपको पता होगा, मैंने बता दिया पहले ही आपको। यहां पे हाइड्रोजन का पता है आपको, ऑक्सीजन पता है, तो यहां पर आप लोग निकालने का बताता हूं फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान देना, यहां पर ध्यान दो कि इसको पूरा को मिला के ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। पूरे को मिला के ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। मैंने बोला हाइड्रोजन का कितना रहेगा, 2, 1 रहेगा, तो हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें 2 का गुणा कर दिया क्योंकि 2 है यहाँ पे। सल्फर आपको निकालना है, यहाँ पे बीच में प्लस कर दिया, सल्फर निकालना है आपको। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने अणु हैं, 4 अणु हैं, और ऑक्सीजन का होता कितना है, तो 2 होता है, लेकिन कितना 2, -2 होता है, बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसको हल कर लेंगे आप, तो यहां पर कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस ये सल्फर है, -8 हो गया, बराबर 0 हो गया। एस बराबर कितना हो गया, 8 इधर प्लस का माइनस का 2, तो सल्फर कितना हो गया, 6 रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। आया कि नहीं आया। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, 2, 8 और 6, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बोला 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस प्रकार से H2SO में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लिया तो आप निकाल लेंगे। एक और बता देता हूं आपको जल्दी से, जैसे कि बोला K2Cr2O7, ठीक है, यहां पर आपको पता है कि पोटेशियम, हेलिना की रफ से फरियाद में थर्ड वाला की, ये पोटेशियम है, तो मैंने बोला इसका कितना होता है, तो बताओ भैया, अभी बताया कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, तो -2 होता है। इसका पूरे का कितना होगा, तो 0 होगा। आया कि नहीं आया। तो यहां पर आप निकालना सीख गए हैं, तो 1 गुणा में कितने अणु, 2 अणु। Cr2 निकालना है आपको, तो यहां पर 2 गुणा में Cr निकालना है। आया कि नहीं आया। O7 तो मैंने बोला यहां पर बीच में सॉरी प्लस आएगा, ये तो दोनों साथ में है, यहां पे बीच में प्लस आएगा और यहां पे भी क्या आएगा, प्लस आएगा। O7 तो -2 गुणा में 7। आया कि नहीं आया। हल कर लो इसको, 2 धन 2 Cr -14 बराबर 0। हल कर लेंगे, 2 Cr बराबर 14 -2, तो Cr बराबर, थोड़ा सा इधर कर लूँ मैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो 2 Cr, यहाँ से देखो 2 धन 2 Cr 14, तो 14 इधर हो जाएगा, प्लस का माइनस का 2 मतलब 12, तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो Cr का अगर आप निकालना चाहेंगे तो इसका ऑक्सीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसान होगा अब आपके लिए। अब इसके बाद में वो एक और चीज आपके लिए बेहतरीन लेके आया हूं, जैसे कि क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसमें ऑक्सीकारक कौन है, अवकारक कौन है, ऑक्सीडेंट एजेंट कौन है, अवकारक या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहेगा। तो यहां पर सीधे सीधे आपको मैं एनसीईआरटी से पूरा लेके आया हूं कि ऑक्सीडेंट आर स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज अदर बट इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। मतलब ऑक्सीकारक क्या होता है, वो किसी और को ऑक्सीकृत करता है लेकिन वो खुद क्या होता है, अपचेत हो जाता है। जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा PbS + 4O3, तो PbSO4 हो जाएगा। तो यहां पर जो 4O3 रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यहां पर याद कर लो सीधे सीधे, एक नंबर अगर चाहिए हो तो आपको, कि मॉलिक्यूल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल O3, O2, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो जितनी भी अधातुओं की बात करूं तो वो क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। तो जो विद्युत ऋणात्मक तत्व रहेंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो वो क्या रहेगा, वो क्या रहेगा आपका ऑक्सीकारक, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेंट एजेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर एलिमेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल
KMnO4 की बात करें तो यहाँ पर K का पूछ लिया, सॉरी Mn का पूछ लिया, तो आप K का निकाल लेंगे, O4 का निकाल लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन पता है आपको। तो यहाँ पर +7 होता है, इसका +6 होता है, यहाँ पे +6, यहाँ +5, यहाँ +6। तो ये आपको रटना नहीं है, ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना? क्योंकि मैंने आपको अभी निकालना सिखा दिया है। यहाँ पर ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आपको ये निकालना है, आपको पता है। पोटेशियम पता है, ऑक्सीजन पता है, ये निकालना है। हाइड्रोजन पता है, ऑक्सीजन पता है, सल्फर निकालना है। हाइड्रोजन पता है, ऑक्सीजन पता है, नाइट्रोजन निकालना है। ऑक्सीजन पता है, सल्फर निकालना रहेगा। ऑक्सीजन पता है, कार्बन निकालना रहेगा। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या रहेगा, 2 या 1 आपको दिए रहेंगे, मतलब आपको पता रहेगा पहले दूसरे या 16वें 17वें वर्ग से आएगा, और 1 आपको पता करना रहेगा, तो आप निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगला, रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑफ रिडक्टेंट्स। अब यहां पर याद कर लो, वहां पर मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बताए थे, O2, O3, फ्लोरीन, क्लोरीन। यहां पर याद कर लो कि फर्स्ट ग्रुप का लिथियम सोडियम, सेकेंड ग्रुप का मैग्नीशियम कैल्शियम, ये एक प्रकार के क्या हैं, ये एक प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्या रहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट रहेंगे, ध्यान रखना। लिथियम सोडियम लीना, और ये रहेगा मांगेकार, ये रहेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। आगे बात करें नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये भी क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। आगे हेलोजन में बात करें, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर वापस मेटल हाइड्राइड, तो यहां पर लिथियम हाइड्राइड या कैल्शियम हाइड्राइड अगर रहा तो ये एक प्रकार का रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल Hg2Cl2, H2S, Cu2O, SnCl2। तो यहां पर अगर आपसे पूछ लिया कि निकालो ऑक्सीडेशन नंबर किसका कम रहेगा, तो यहां पर भी Cl2 पता है, हाइड्रोजन पता है, ऑक्सीजन पता है, Cl2 पता है, तो मतलब एक आपको यौगिक जो रहेगा, तत्व रहेगा, उसका पता रहेगा एक तत्व का, और दूसरा तत्व आप निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं बहुत आपको सुविधा मिली होगी। ग्रुप डी में आए हुए प्रश्न, कितने प्रश्न आए हैं बताइए। अभिक्रिया कौन सी है? वियोजन है, संयोजन है, विस्थापन है, प्रतिस्थापन है, क्या क्या अभिक्रिया है, आप लोग इसको पढ़ के जाइए। आगे बढ़े, मैग्नीशियम रिबिन का वायु में दहन, ये क्वेश्चन आया था अभी कि मैग्नीशियम का अगर वायु में दहन करोगे तो वायु में दहन करने के लिए इसको आवश्यकता किसकी पड़ती है? ऑक्सीजन की पड़ेगी। किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन अलग नहीं रहेगा, सिंबल नहीं रहता है, इसलिए वो क्या करेगा, एक अणु बनाएगा, O2 बनाएगा। और MgO2, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2Mg करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2MgO। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम रिबन का। क्वेश्चन ये भी आता है कि मैग्नीशियम पर जो परत होती है वो किसकी होती है, तो ये जो परत रहेगी वो रहेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जिंक और H2SO4 मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 और H2 अलग हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है। इसी प्रकार से सारी अभिक्रिया पढ़ के जाओ, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। संतुलन कीजिए, संतुलित अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, तो ये सारी अभिक्रियाएं आपको पढ़ के जाना है। ये सब की सब मैं निकाल के लाया हूं NCERT से। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, गारंटी है। Fe + H2O, तो Fe3O4 और 4H2 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2 हो गया तो CH3OH हो जाएगा। ये मैंने बता दिया। हम हमारे शरीर पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, पानी लेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, H2 + Cl2 2HCl हो जाएगा, 3BaCl2। तो इस तरीके से सारी अभिक्रियाएं आपको एक बार पढ़ के जाना है। आगे बात करें, अभिक्रिया कुछ बच गई है वो खत्म करें। तीव्र अभिक्रिया या फास्ट रिएक्शन, तो नाम से समझ में आ जाएगा कि फास्ट रिएक्शन होती क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जो कुछ सेकंड में, चंद सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, तीव्र अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहां पर याद कर लेना आप, एक क्षार और एक लवण जब अभिक्रिया करेगा तो यहां पर क्षार और एक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो एक बनाएगा लवण बनाएगा, साथ में बनाएगा जल बनाएगा। तो क्षार और अम्ल की जो क्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी उदासीन अभिक्रिया, या फिर इसको बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया। इसको उदासीन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उदासीन का।
क्षार और अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ये रहेगा उदासीन अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। आगे बढ़ें, अगला वाला मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। सीधी सी बात है, स्लो रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर ऐसी अभिक्रिया जिसमें महीनों दिन लग जाते हैं। लोहे का जंग लगना क्या है, स्लो रिएक्शन। ये एक प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रिया है, ध्यान देना, क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऑप्शन में आंसर आएगा आपका रिडक्शन, अपचयन रहेगा। आगे बात करें कि लोहा पे जंग लगना किस तरीके से रहेगा, तो लोहे पर जंग लगने का कारण रहेगा ऑक्सीजन, साथ में रहेगा पानी मतलब नमी, और ये बनाएगा Fe2O3, साथ में बनाएगा 3H2O। यहाँ पर ध्यान दो, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, साथ में हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना ये कहलाएगा अपचयन कहलाएगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलो, तो उम्मीद करता हूं सारी अभिक्रिया मैंने आपको क्लियर करी होगी। इतना भी जो डाटा लाया हूं मैं बहुत मेहनत से आपके लिए लाया हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि इस तरीके से वीडियो और कौन से टॉपिक बचे हुए हैं जो मैं आपको करवाऊं। ये वाला जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लल्लन टॉप SSC रेलवे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लोग जाइए, वो वहाँ पे जुड़ जाइए, सारी चीज़ें ऐसी मिलती रहेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लल्लन टॉप, सलाम, थैंक यू।